ठीक है। इस चैप्टर में यू विल सी कि जितना भी हमने पढ़ा हुआ है सब वही, थोड़ा भी जो एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है, जो एडवांस बुकलेट की पहली बात तो फोटोकॉपी सब ले लेंगे, प्रिंट आउट, ठीक है। और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस वाला दे रखा है, अगर नहीं मिले ग्रुप में तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ये जो न्यू उन्होंने पब्लिश किया है कि जो एडवांस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उन्हें लेना है। तुम्हें भी एक देना है एडवांस एग्जाम, साइंस एडवांस, वो देना है पक्का? हाँ तो ये प्रिंट आउट ले लिया, क्यों? अगले साल लेना, अगले साल लेना, ठीक है। इस साल मत छोड़ दो, ठीक है। ग्रुप में डाल रखा है और यू कैन गेट इट थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है एनसीईआरटी या सीबीएसई की, वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लो पहली बात तो। एंड इसका जो मोशन चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, ये चैप्टर गो थ्रू करना है। एंड देयर आर 11 क्वेश्चंस एट द एंड, ठीक है। अच्छा, इसमें खूब सारी एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी कर लोगे क्या? एक्टिविटी इमेजिन कर लेना, ठीक है, कि इमेजिन करके देखना कौन सी एक्टिविटी सही जा रही है कौन सी नहीं। जो नहीं कर पाओ इमेजिन वो बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। वैसे स्कूल में कराते ही होंगे, तुम्हारे स्कूल में तो कराते होंगे, वहाँ तो कंपलसरी है सब फॉलो करना, वहाँ पे भी नहीं कराते? नहीं कराते एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं कराते वहाँ तो भाई कंपलसरी है, लेकिन फॉलो करना। अब मार्क ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्लोर, लेबल द स्टार्टिंग पॉइंट एज ओ, प्लेस द टॉय कार। टॉय कार है ना सबके पास? नहीं तो इमेजिन कर लेना, टॉय कार नहीं है ना? तो बस ये कर लोगे एक्टिविटीज सारे खुद से। और मेरे बेस्ट होता है एक्टिविटीज इमेजिन कर लो, एक्टिविटीज इमेजिन करके सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनेशन अच्छी होती है उससे, ठीक है। एंड देन देयर आर 11 क्वेश्चंस एट द एंड। इसमें वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है ग्राफिकल मेथड, वो नहीं बताया हुआ है अभी तक। टू गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आज कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक लास्ट में एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो तुम्हारे बुक में ही ऐड हो गया शायद। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा है, क्या क्या बचा है अभी मोशन चैप्टर का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का बचा हुआ है। एंड एक जो तुम्हारे एडवांस वाली बुकलेट का है, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इनका बेसिक डेफिनेशन वी ऑलरेडी नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका ग्राफिकल मेथड करना है, ठीक है। दिस इज द एडिशन टू व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इससे तुम्हारा इस चैप्टर का एडवांस लेवल इज डन। नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक। इस बुक से नहीं, मतलब ये जो टीएमएच की बुक है, इसको प्रैक्टिस करोगे तुम, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करोगे। इसमें एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन है जिसमें एंगुलर, वो अभी पहले करेंगे हम। इसमें एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी का टर्म यूज़ किया हुआ है, वो अभी हम पहले करेंगे। एंड उसके बाद इसके क्वेश्चंस तुम सारे कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, फर्स्ट नहीं मतलब सेकंड, मोशन चैप्टर कर लिया क्या? कर लिया मोशन चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से? ये तो पुराने वाला टेक्स्ट बुक होगा, नया वाला थोड़ी है। नए वाले का है क्या? ये न्यूमेरिकल्स करने हैं सारे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है इसमें, अच्छे क्वेश्चन से करोगे तो बाद में खुद ही टफ लगेगा, उसको आओगे फिर साथ पास में, ये बता दो, बता दूंगा तब, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ जी, ये बुक टफ है, मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन। अच्छा, किसी को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने में डाउट? इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो कौन कौन से हैं? 5 हैं, 3 ही बता दो यार, बोलो।
इतना वक्त नहीं लगना है, जोर से। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसके अलावा हमने एक और किया था, वो ठीक है, उसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इतना याद रखना है, इससे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करना भी हम सीख गए, डीपीपीस भी सबने कर लिए होंगे, उसमें जो डाउट्स है धीरे धीरे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन भी हमने कर लिया है, स्लोप की अंडरस्टैंडिंग है, कौन सा मोशन फास्ट है कौन सा स्लो है, वी कैन टेल बाय यूजिंग एसटी ग्राफ। कोई भी टॉपिक रीडू करना है तो फटाफट बोल दो, 1 दे देंगे, ठीक है। और बताओ, वो नहीं किया अभी तक, आज दे दूंगा, याद दिलाना, आज क्लास के बाद डीपीपी 3 ले लेना। ठीक है, चले स्टार्ट करें फिर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले तो सर्कुलर मोशन को इवेल्युएट करना सीखते हैं कि क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं। एक सर्कुलर मोशन है, मेरा सुपर पावर चला गया मेरा, ठीक है। सर्कुलर मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ए से बी से होते हुए सी, ऐसे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन को एक तो क्या तरीका है डिफाइन, मतलब समझने का, कि यहाँ से यहाँ जाए तो कुछ 1 मीटर ट्रैवल किया होगा, 2 मीटर 3 मीटर ऐसे, है ना, और वो एक सर्कुलर पाथ है। लेकिन एक और तरीका है समझने का कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड रेफरेंस ले लूँ, तो उस फिक्स्ड रेफरेंस से एट एनी इंस्टेंट वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितने एंगल बना रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो रोटेशन को समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज कवरिंग 360 डिग्री एंगल, राइट, इन वन रोटेशन। तो मैं उस क्योंकि ये रिपीटिंग मोशन है, और रिपीटिंग मोशन में बार बार जैसे 360 डिग्री कंप्लीट हुआ रोटेशन, तो वो अपनी जगह पे वापस आ गया, राइट, समझ में आ रहा है ना। 360 डिग्री स्टार्ट किया और कंप्लीट कर दिया, तो अपनी जगह पे वापस आ गया। नाउ इट विल अगेन, तो मैं उसके पोजीशन को एंगल से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि किसी एक स्ट्रेट लाइन में कहीं दूर नहीं जा रहा, वो एक ही पाथ पे बार बार घूम रहा है। तो मैं उस एक ही पाथ पे असर्टेन कर पाऊँ चीज़ों को, इसलिए डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकालनी पड़ी, और वो क्या था, एंगुलर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस एंगुलर अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले हमने डिफाइन किया फर्स्ट। अब उधर लीनियर वाले में क्या डिफाइन किया हमने समझने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, तो सर्कुलर वाले के केस में मैंने क्या डिफाइन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो, ठीक है। मैंने उधर डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे डिनोट करते थे, एस, ठीक है। इधर क्या डिफाइन किया हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वो अपने एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ छोटा होगा बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, बड़ा रेडियस होगा तो बड़ा होगा, छोटा रेडियस होगा तो छोटा होगा, है ना। तो उस रेडियस, उस सर्कल पे कितने एंगल पे है ना, कितने एंगल पे विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ले लेंगे, उससे वो कितने एंगल पे है। अब मुझे बताओ, इससे अगर 180 डिग्री एंगल पे हुआ तो कहाँ जाएगा वो, सी पे जाएगा क्या, ठीक है, चल रहा है क्या।
इससे अगर 90 डिग्री एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका तो कितना पे जाएगा, बी पे जाएगा, गुड। इससे अगर 270 गया तो डी पे, ठीक है। और इससे अगर 360 गया तो वापस ए पे आ जाएगा, और 720 गया तो वापस किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एकदम ध्यान से, मैंने एंगल तुम लोग को यूनिट्स पढ़ाया था, एंगल नहीं पढ़ाया था, याद नहीं होगा तुम लोग को, पढ़ाया था क्या यूनिट्स? यूनिट्स नहीं पढ़ाया था, हाँ तो नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाऊंगा बाद में, यूनिट्स वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो एंगल पढ़ाया था, पढ़ाऊंगा, पढ़ाया नहीं था, पढ़ाऊंगा, उसका यूनिट क्या है, रेडियन होता है। हम डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है, एक रेडियन भी यूनिट होता है। अलग अलग सिस्टम का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, कोई कहीं फॉलो होता था, कोई कहीं फॉलो होता था, अब सब जगह कुछ कॉमन फॉलो होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ाऊंगा, सब कौन से किस सिस्टम का पार्ट है सब उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो, एक दूसरा यूनिट है, जैसे किलोमीटर और मीटर एक दो अलग अलग यूनिट है, फीट और मीटर दो अलग अलग यूनिट है, सेंटीमीटर और इंच दो अलग अलग यूनिट है ना। ऐसे ही एंगल और रेडियन अलग अलग यूनिट है, और इसका रिलेशन क्या है, तो 360 डिग्री, याद रखेंगे इसको, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। इस एंगल को डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, अच्छा 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है, तो 180 डिग्री कितना होगा, पाई। 90 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 2, है ना। और 270 डिग्री कितना होगा, कितना होगा 370 डिग्री, कोई बात नहीं, बाकी सब कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं क्यों करूँ, नहीं कोई ना कोई बता ही देगा। हाँ 2/3, 3/2 पाई, अभी ठीक है, 3/2 पाई/2 पाई, पाई प्लस पाई/2 कितना हुआ, 3 पाई/2। बताया ना, 2 पाई रेडियन, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, वैसे ही है ये भी। अब ये थोड़ा सा वैसा वैल्यू लिया जो डेसिमल में है, अजीब सा है, पाई आ गया, ये क्यों आया, तो वो दैट गोज टुवर्ड्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या है, एंगल को डिफाइन कैसे किया गया था, वो मैं यूनिट्स की मेजरमेंट्स की क्लास में बताऊंगा, इसमें अभी बताऊंगा कंफ्यूज होगे ज़्यादा, है ना। उसको डिफाइन ही किया गया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस इस रिलेशन को याद कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ, तो इसके डेफिनेशन से भी बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। अभी तुरंत अगर डेफिनेशन बता दूं तो फिर इट विल बाउंस योर हेड, मुझे आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फोर्टी 45 डिग्री कितना होगा, पाई/4। 30 डिग्री कितना होगा, पाई/6, ठीक है। 120 डिग्री कितना होगा, तुम लोग को यूनिटरी मेथड नहीं आता क्या, पक्का। 120 डिग्री कितना होगा, 6 पाई। 120 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है, देखो फिर से स्टार्ट करते हैं, 2 + 2 कितना होता है, हाँ तो 120 डिग्री कितना होगा बताओ, जब आता है उतना तो ये भी आता होगा, बोलो बोलो। अरे वो हिंट नहीं था, वो सरकाजम था, 4 बोल रही। 180 डिग्री कितना होता है, पाई होता है, समझ में आ रहा है। तो 1 कितना हो गया, पाई/180 डिग्री। 120 डिग्री कितना होगा, पाई/180 डिग्री इंटू 120, 2/3,
2/3 पाई। अच्छे स्टूडेंट्स इस सबको याद कर लेते हैं। क्या हुआ, कर लोगे? नहीं नहीं, तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ। जैसे मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, लेकिन अच्छे बच्चे क्या करते हैं, टेबल याद कर लेते हैं। वैसे ही ये सारी चीज़ें, लॉजिक सबको आता है। व्हाट विल डिफ्रेंशिएट यू इज कि तुम कितना जल्दी रिकॉल कर पा रहे हो। लिख भी लिया तुमने? हैंड राइटिंग फास्ट कर ली क्या? गुड, करे आगे। तो ये एंगल था। अगर मैं बोलूँ π/6 डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ? हाँ जल्दी करो। इस इंग्लिश कंप्लीट कर लेना है। चलो नेक्स्ट, क्या पढ़ा रहा था मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, नहीं? हाँ, तो एंगल ये समझ में आ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में है यहां से, ठीक है। अब मैं पूरा पाथ नहीं भी ड्रॉ करूं तो तुम्हें समझ में आता है कि इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल थीटा। तो इसको बोलेंगे थीटा क्या है हमारा? एंगुलर ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वी डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। अब अगेन लीनियर के केस में इधर ध्यान देना, लीनियर के केस में क्या था? लीनियर वेलोसिटी क्या था? v क्या था हमारा? वेलोसिटी। और क्या होता था ये? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूनिफॉर्म मोशन। तो इधर कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सेम स्पीड से घूमता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सेम स्पीड से घूमता है। जितना टाइम लगेगा उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम लगेगा दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने में। सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर करेगा, ठीक है। अभी बताऊंगा उसको। जब इधर v इक्वल टू एस बाई टी, तो इधर एक एंगुलर वेलोसिटी हमने डिफाइन किया, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा ही कुछ, उसको सिंबल दे दिया ओमेगा। इसको पढ़ते हैं ओमेगा, एंड ओमेगा को बोल दिया थीटा बाई टी। समझ में आया? ये मैं कंपेयर कर रहा था, इसको वापस उधर लिखूंगा, बट इसको भी, कंपैरिजन को भी लिखना है तुम्हें एक साथ कहीं पे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर ये आया। करें नेक्स्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। पीछा जल्दी जल्दी लिखो। एक मूवी थी एज ऑफ टुमारो, उसमें जो सबसे बड़ा विलन, एलियन विलन होता है, उसका नाम होता है ओमेगा। बचपन में देखी थी मैंने।
एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा। तो ओमेगा को मैंने कैसे डिफाइन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल, समझ में आ रहा है। अब दो चीजें कंपेयर करना, इधर ध्यान दो सारे एक बार। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब एक ऑब्जेक्ट, इसके अबाउट में सर्कुलर मोशन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँ, एक बार पास से करूँ तो सर्टेन एंगल जाना पड़ेगा, एक बार दूर से करूँ तो सर्टेन एंगल जाने के लिए मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मतलब सर्टेन एंगल मतलब मान लेते हैं 30 डिग्री मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना था, तो मैं अगर रेडियस कम कर दूँ सर्कुलर मोशन का तो कम डिस्टेंस में ही काम चल जाएगा मेरा, समझ में आ रहा है। और रेडियस बढ़ा दूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस में काम चल जाएगा, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा ट्रैवल करना फॉर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जब एंगल के टर्म्स में रिस्पेक्ट, मतलब जब स्टडी कर रहे हो ना, सिर्फ एंगल को स्टडी कर रहे हो, इसको जब लीनियर से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो देयर विल बी कम अ टर्म, है ना। हमने क्या डिफाइन कर दिया अभी, हमने बोला थीटा इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज आवर एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको लीनियर टर्म से रिलेट करने की कोशिश करो। लीनियर क्या था, थीटा था तो इधर क्या है, एस था तो इधर क्या है, थीटा, इधर वी है तो इधर क्या है, ओमेगा। ओमेगा इज थीटा बाई टी, वी इज एस बाई टी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों में कुछ तो रिलेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पे, इसकी खुद की जो स्पीड होगी वो तो इधर होगी ना, है ना। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड की डायरेक्शन जो है ना, हमेशा उसके पॉइंट ऑफ जो मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन है, उसके टेंजेंट के लॉन्ग होती है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो उधर जा रहा था, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है सर्कुलर मोशन में, इस पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड की डायरेक्शन किधर है, इधर। थोड़ा सा आगे गया तो उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो गई। इमेजिन करो ना, जैसे मान लेते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं, पिछली क्लास में इसको स्ट्रिंग की तरह यूज़ किया था, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये जो सर्कुलर मोशन मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर, जब ये सर्कुलर मोशन तो ऐसे हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ जा रहा है। जब ये घूम रहा है तो ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इन अ सर्कुलर मोशन इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दैट टाइम, है ना। तुम लोग बहुत तेज हो, तुम लोग को याद रहेगा, लिखो, थोड़ा लिखो मत, लिखो। द डायरेक्शन of motion of an object in a circular path, सर्कुलर के ब्रैकेट में लिखना कर्वीलिनियर पाथ। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूं ना, द डायरेक्शन, तुम लोग 10 बार पूछोगे, फिर से बोलिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कर्वीलिनियर पाथ इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, या टेकन along डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट नहीं लिखो, along द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग along सर्कुलर पाथ, इस पॉइंट पे इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर, 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 इधर। In fact, at every particular instant,
द डायरेक्शन इज चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। हर मोमेंट पे क्या है, डायरेक्शन बदल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन, माई क्वेश्चन टू यू इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन? मैंने क्या पूछा? ये यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा चलो, टू बी मोर स्पेसिफिक, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट? कैसे, क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो सेम था, तो एक्सेलरेट कैसे कर रहा है? बताओ बताओ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेडियल एक्सेलरेशन का। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है जब सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जा रहा है, क्लियर है? लेकिन जो इसके पे दो तरह के एक्सेलरेशन वर्क कर सकते हैं, ठीक है, एक अलोंग द टेंजेंट और एक अलोंग सेंटर। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं ना, तो दो अलग अलग फोर्स का मतलब होता है एक्सेलरेशन, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है? तो जब दो अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं तो दो अलग अलग एक्सेलरेशन भी एक्ट कर सकते हैं, राइट? इसमें जो ये सेंटर वाला एक्सेलरेशन है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है? और जो टेंजेंट के अलॉन्ग जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम क्यों रख दिया जब वो वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो क्योंकि इस केस में ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, रेडियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है? एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बोला फोर्स होता है, ठीक है? एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बोला फोर्स। तुम बोलोगे एक स्ट्रिंग पे मैं घुमा रहा हूं, तो जो घुमा रहा हूं तो उसका एक एक्सेलरेशन हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, तभी वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? दैट स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, है ना? इस चीज़ को घुमा रहा हूँ, तो ये इसका डायरेक्शन क्यों चेंज हो पा रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये घूमता हुआ स्ट्रिंग जो है, ये फोर्स लगा रहा है इस पे, क्लियर है? और वो इसको अंदर की तरफ रख रहा है ना? तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अ फोर्स। ठीक है? क्या पिछला वाला पेज? पहले ये पूरा लिख लिया? हाँ लिखो लिखो, उसको लिखने दो। अभी इस पर थोड़ा और समझाना बाकी है। तुम लोगों को फील आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हो? तुमको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स कितनी बार यही एक ही चीज़ समझाऊं कि रिस्पॉन्सिव रहोगे, क्लास में समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम फॉलो ही नहीं करना है, कुछ बोल दो तो। क्या बोल रहा हूं मैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसका स्पीड बढ़ रहा है, अगर उस पर कोई फोर्स लगा दे तो क्या होगा? तेज होने लगेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर कोई फोर्स लगा दे तो क्या होगा? तेज होगा। ऑपोजिट लगा दे तो स्लो हो जाएगा, है ना? तो वो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। एक जो है रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। क्या रेडियल एक्सेलरेशन ये जो है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन? तो इट इज ऑलवेज, जो भी एक्सेलरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, इट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। उसकी स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो क्या है? एक सर्कुलर पाथ पे। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया? करे पीछे जाए। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी पे आ गए थे अपन। और मैंने ये बोला था
ध्यान देना, इधर इधर। पहले किसको डिफाइन करूँ? चलो पहले रिलेशन समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट गया इधर, ठीक है, तो जो पास था जिसका रेडियस कम था उसको कम डिस्टेंस जाना पड़ा, जिसका रेडियस ज़्यादा था उसको ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ा। इनफैक्ट इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है ना, विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन आवर केस, ये जो आर्क लेंथ है ये प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। आर्क लेंथ क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा आर्क लेंथ। और इन्हीं दोनों के रेशियो को हमने डिफाइन किया था थीटा। जब प्लेन एंगल जब डिफाइन किया गया था पहली बार बचपन में, पूर्वजों के बचपन में, ठीक है, तो जब ये पहली बार डिफाइन किया गया था तो इस रेशियो को, किसके लिए रेशियो को डिफाइन किया गया था? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। समझ में आ रहा है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ऐसा इसलिए देखा गया क्योंकि देखा गया कि एक हॉरिजॉन्टल एंगल है इस पे जो ये मतलब सर्कुलर पाथ पे अगर कोई जा रहा है, किसी एंगल पे जा रहा है, तो चाहे वो पास जाए चाहे दूर जाए, इसका आर्क लेंथ और इसका जो रेडियस का जो रेशियो था हमेशा कांस्टेंट आ रहा था, हमेशा कांस्टेंट आ रहा था फॉर अ गिवन एंगल। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट पाई की डेफिनेशन ही यहीं से आई। ज़्यादा डीप में हो जाएगा, छोड़ो, यहीं तक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो जब एस इज इक्वल टू आर थीटा आना था, लिखो पहले, ठीक है, लिख लिया। अब मैंने बोला एस इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? एस बाई टी इज इक्वल टू आर थीटा बाई टी हो जाएगा, हो जाएगा ना। एस बाई टी क्या होता है? वी, और आर थीटा बाई टी क्या होता है? ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू आर बाई ओमेगा भी हो गया। याद रहेगा? अब आज एक चीज समझाऊंगा जिससे तुम एंगल मतलब टाइम पीरियड में कभी कंफ्यूज नहीं हुआ करोगे। तुमको लगे, तुम बोलोगे टाइम पीरियड क्या है, कंफ्यूज होने वाली चीज। हो गया यहाँ तक? गुड यार, कीपिंग अप द पेस। करे आगे। किसको? एस इजिकल टू आर थीटा है। अब मैं इधर भी रेट ऑफ चेंज ले लूँ और इधर भी रेट ऑफ चेंज ले लूँ, कर सकता हूँ ना? ये इक्वालिटी के बोथ साइड सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मैथ्स में पढ़ा है हमने, है ना। तो इधर भी टी से डिवाइड कर दिया और इधर भी टी से डिवाइड कर दिया, तो एस बाई टी इजिकल टू आर थीटा बाई टी, वी इजिकल टू आर ओमेगा। करें आगे? ये भी लिख लिया। अब आते हैं, टाइम पीरियड निकालने के लिए आता है कई बार। टाइम पीरियड का ना फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा
और 2 पाई आर बाई वी। देखो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, है ना? समझ पा रहे हैं? अच्छे स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं इसको, ठीक है? अभी कैसे आए समझो इस चीज को। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या कहता है? टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या कहता है कि टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स इट्स मोशन, है ना? मिनिमम टाइम आफ्टर विच वो उसका मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसा नहीं है, अब मेरी अंग्रेजी है, ठीक है? टाइम आफ्टर विच इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन। तो कब किसी भी सर्कुलर मोशन में वो कब रिपीट करता है? जब वो 360 डिग्री ट्रैवल कर जाए, 360 डिग्री घूम गए, जहाँ थे वहीं पे पहुंच गए। समझ में आया? इसका मतलब उस केस में थीटा कितना होगा? बोलो जल्दी बोलो, क्या? 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा थीटा। थीटा क्या है? फिर से एकदम तुम लोग चुप, बाकी बताएंगे। हैंड रेज करेगा जिसको आता है। मैंने पूछा जब वो 360 डिग्री घूम गया तो थीटा कितना हो गया? 2 पाई। पूरा घूम के आ गया तो कितना हो गया? 2 पाई। तो एक वन कंप्लीट, इसका क्या मतलब हुआ? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, ये भी बोल सकते हो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। ये तो आसान था, आसान ही था नहीं? ठीक है। अब एक टाइम कैसे आता है, याद करो, बचपन में पढ़ा था हमने, v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस इज इक्वल टू वी टी और t इज इक्वल टू एस बाई वी। इसी का एंगुलर वर्जन निकालते हैं, क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, है ना? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी एंड टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा। अच्छे स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं, ठीक है? तो टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा हो जाएगा। अब मुझे 2 पाई रेडियन ट्रैवल करना है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय थीटा ट्रेवल्ड फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। टी इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई ओमेगा। समझ में आया ना? टी इज इक्वल टू एस बाई वी, वैसे टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, तो अपॉन ओमेगा। अब थीटा फॉर वन कंप्लीट रोटेशन कितना है? 2 पाई। इसका मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? यस, सर्कुलर के लिए करस्पॉन्डिंग चीजें नीचे हैं। ये सब एडवांस में आएगा तुम्हारे, और इसके क्वेश्चंस हैं टीएमएच में, कर सकते हो उससे। टाइम पीरियड के भी क्वेश्चंस हैं, देर आर देर। अब जो पूछ रहे थे हो जाएगा उससे। टाइम हो भी गया, क्लास शुरू होते ही खत्म हो जाती है। इसमें है, ला दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखे यहाँ पे, साइक्लिस्ट मूव इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिस। इस केस में तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रिवोल्यूशन निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? आर्क लेंथ होगा, एग्जाम्पल 25।
ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, खूब सारे हैं। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक है, और क्या क्या पढ़ाना था, क्या क्या लिखवाया था मैंने? इसका क्वेश्चन करना चाहोगे क्या? कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक assuming that it moves with a uniform angular speed. If the length of the second hand is 2 centimeter, calculate the speeds of the tip of the second hand. Okay, nice. सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक का मुझे निकालना, चलो क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, मैंने खुद ही पढ़ लिया, तुमको नहीं बोला। क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ, तुम बोले खट खट, तो वो तो रुक रुक के जाता है, वो वाला नहीं, वो घड़ी देखिए जिसमें वो कंटिन्यूस जाता है। यस, वो वाला घड़ी है। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। चलो पहले इतना निकालते फिर अगला बताऊंगा। बताओ बताओ, ओमेगा चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? गुड, थीटा बाई टी। बोलो कितना हो? तुम्हें पता है वो कितना एंगल ट्रेवल करता है, कितने सेकंड्स में? याद नहीं आ रहा कुछ? घड़ी देखना आता है सबको? 1/10 देखते हैं। अब थीटा वो 2 पाई रेडियन ट्रेवल करता है कितनी देर में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में से घूम जाता है। कौन सी घड़ी है तुम्हारे यहाँ? 60 सेकंड्स में। 60 सेकंड्स कितना हो गया? π/30 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, मैंने यूनिट नहीं बताया था क्या? ओमेगा, ओमेगा का यूनिट है, कोई बात नहीं, जानबूझ के छोड़ा था मैंने। ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। लास्ट टू लास्ट बैच जो 9th का था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बैच दिस इंस्टीट्यूट हैज सीन। उस साल मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ा दिया था। उनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आता था। एंड ओनली दैट्स बैच इज स्टूडेंट इज आयुष, 97% 10th बोर्ड, इज करेंटली इन जेई बैच। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना है इस बैच को भी। मतलब दिस बैच इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू देम। तो अगर तुम लोग अच्छा करें तो वी विल स्टडी अ लॉट, क्योंकि 9th क्लास ऐसी क्लास है जिसमें हम तुम्हें मैक्सिमम लेवल तक पुश कर सकते हैं, ठीक है। और सब अगर कॉम्पिटिटिव होंगे, अच्छे से मज़ा आएगा, तो ही कर सकते हैं ये चीज़, है ना। तो उसके लिए तुम्हें भी मज़ा आना चाहिए इसमें। तुम्हें भी वो बुक दे रखा है तो बुक वो ले लेना पड़ेगा, प्रिंट आउट के लिए बोल रखा है तो प्रिंट आउट भी ले लेना पड़ेगा इसी साल, है ना। और वो सारी चीज़ें सॉल्व, खुद से इंटरेस्ट आना चाहिए। टेल मी व्हाट इज इंटेलिजेंस, क्या है? पहले भी पूछ रखा है मैंने। व्हाट इन इंटेलिजेंस एज पर यू, टेल मी। तेज लोग कौन होते हैं? अच्छा, नॉलेज होना और इंटेलिजेंस इज 2 डिफरेंट गेम कंप्लीटली, ठीक है। जेई एडवांस इज अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। जेई मेंस इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, दैट्स द डिफरेंस। यस, ये कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। तुम कैसे, कितने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, उतने ज़्यादा तेज हो। और इस चीज़ को गेन करने का क्या तरीका है? तो तुम अपने आप को बस पुश करो मेंटली, है ना। कहते हैं ना कि फ्लो में चले गए और 100 क्वेश्चन कर दिया। ये वाला जितना ज़्यादा होगा तुम्हारे साथ, तुम फ्लो में चले गए और कुछ बढ़िया सा खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए, खूब बढ़िया, मतलब एक ही टॉपिक खत्म कर दिया, 2 टॉपिक मैथ्स के एक साथ खत्म कर दिए,
वो फ्लो जो जितना ज़्यादा फ्लो अटेन करेगा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस बढ़ेगा। और जो लोग लोअर लेवल पे अपने आप को फील करते हैं तो उनको बाकियों के बराबर आने के लिए ज़्यादा फ्लो चाहिए था। अगर सपोज मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और तुम बहुत तेज स्टूडेंट हो मान लेते हैं, तो तुम्हारे लेवल पे मुझे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अगर ये तुम दिन के 2 फ्लो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो तो मुझे एटलीस्ट 5 करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना कि वो अगर वो 2 घंटे मस्त उसने खूब मैथ्स के क्वेश्चंस किए, मैं 6 से 7 घंटे करूँगा। और वो दिमाग उस लेवल का पुश होगा जब 6 से 7 घंटे, तो आई विल स्लोली अटेन दैट। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए जिसको भी तेज बनना है। अदरवाइज थोड़ा भगवान से भी प्रे कर सकते हो, क्या पता सुन ले। नहीं, भगवान के अनेक रूप है, पता है। समटाइम्स ही कम्स इन वाइट टी शर्ट एंड गाइड यू, ठीक है। तो अब ये एंगुलर स्पीड आ गया। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ कोई बात नहीं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड is 2 centimeter, find the distance traveled by the, अच्छा अगर मैंने, चलो लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन फिर पूछता हूँ। टिप ऑफ सेकंड हैंड, साथ साथ लिखो क्वेश्चन। इनसे डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए अपने को 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? अच्छा स्पीड पूछा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल भी निकाल सकते हैं एंड स्पीड ऑफ द टिप, टिप की स्पीड भी निकाल सकते हैं। हो गया? कोई एब्सेंट भी है? अच्छा, जो एब्सेंट होने वाला है वो तो आ रखा है, तो सवाल बाकी तो आए ही होंगे। मेरी क्लास करने का मन नहीं करता। क्या डर लगता है? मेरे से किस बात का डर यार? कभी डांटा है क्या आज तक किसी को? 5/10, सोचो क्यों ऐसा? अच्छा एक मिनट, जैसे एक घड़ी है, घड़ी ऐसे सर्कुलर मान लेते हैं अपन, और यहाँ से एक सेकेंड हैंड है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, एंड दैट इज दिस टिप को मान लेते हैं पी पॉइंट। दिस इज अंडर गोइंग विथ ओमेगा कितना है? π/30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो मुझे स्पीड चाहिए, मतलब v चाहिए। स्पीड का मतलब v, v मतलब किस स्पीड से इस रास्ते पे जा रहा है, ठीक है। उसको टेंजेंशियल स्पीड भी बोलते हैं, टेंजेंट के लॉन्ग किस डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो v इक्वल टू आर कितना दे रखा है? 2, ओमेगा कितना है? π/30, कितना हो गया? π/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर तुम्हें चाहिए होगा डिस्टेंस ट्रैवल, अब मुझे स्पीड पता है, स्पीड में मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, π/15 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 2π/15
3 सेंटीमीटर। बच्चों वाला क्वेश्चन ही था, हम भी तो बच्चे ही नहीं। एक वेक्टर सम रह गया। ठीक है, अब तो 2 क्लासेस इन अ वीक हो गई आई गेस, है ना? 2 ही तो हुई है, 3 हो गई क्या? ऐसे बोल रहे सर, क्यों कर दिया? एक प्रैक्टिस सेशन भी है, 2+1। अच्छा, ज़्यादा फिजिक्स, सबसे ज़्यादा 9th में फिजिक्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा एडवांस आगे का पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा फाउंडेशनल टॉपिक भी फिजिक्स ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी फिजिक्स है, तुमको फिजिक्स ही पढ़ना चाहिए पूरे टाइम। हाँ, यस, हमेशा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा के नाम पे सिर्फ वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा, वेक्टर एडिशन ही लिख देता हूँ, एंड सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा दूंगा। अगली क्लास में सब ग्राफ पेपर लिख रहेंगे, याद से ले आना, नहीं तो देख लेना फिर, ठीक है? एक आध एक्टिविटी कर लेते हैं उसका, ठीक है? तो ग्राफ पेपर पे मैं इमेजिन करवाऊंगा तुमसे, ठीक है? और मोशन चैप्टर 2 ऑफ योर बुक, कौन सी बुक? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, स्टॉलिन मल्होत्रा, ये खत्म हो जाना चाहिए। इसके सारे डाउट्स लेकर आओगे जब भी टाइम। यस, चैप्टर 2 खत्म कर देना है। चैप्टर 2 ज़्यादा है क्या? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्या नाम है बुक का, बताना। ये नाम चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है? मास्टर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव एंड जो भी बोला उसने, ठीक है? बाय स्टैलिन मल्होत्रा। इस बुक का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेना है। तो मैं तो 1 महीने से बोल रहा हूँ बुक ले लो, आज लिया, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। अगली क्लास में खत्म आएगा, एक्सेप्ट फॉर अंशुल, उसको एक्सेप्शन दे दिया मैंने। यस।